बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानव शास्त्र में हम संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे। आज हम संस्कृति के संवर्धन के सिद्धांत कौन कौन से हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, कोई भी संस्कृति जड़ नहीं होती है, बल्कि उसमें परिवर्तन होते हैं, गतिशीलता पाई जाती है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आवश्यकताओं के परिवर्तन होने एवं सामाजिक तथा प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन होने पर इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए संस्कृति में भी परिवर्तन होता है। जिस प्रकार जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन आते हैं, वैसे वैसे संस्कृति भी अपना उनके अनुसार परिवर्तन करती है। इसलिए संस्कृति के गठन में एवं मूल्यों में समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं। जो संस्कृति गतिशील नहीं होती वे विघटन और मृत्यु की ओर उन्मुख होती हैं, तथा जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो संस्कृतियाँ समाप्त हो जाती हैं। और समय के साथ में जो संस्कृतियाँ जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन होते हैं उन उसी प्रकार से संस्कृतियों में भी अनुकूलन करने की क्षमता पाई जाती है, जो कि हमने संस्कृति विशेषताओं में पढ़ा था। संस्कृति का विकास किस प्रकार से हुआ या संस्कृति का उद्विकास, संस्कृतियाँ किस प्रकार से संस्कृतियों का ग्रोथ हुआ, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार है। जिनमें सबसे पहला सिद्धांत है वह उद्विकासवादी सिद्धांत, इवोल्यूशन। डार्विन का नाम हम सब ने सुना है। डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी 1859 में। उन्होंने बताया कि प्राणियों में उद्दीप विकास किस प्रकार से होता है, कैसे बंदर से मनुष्य बना, कैसे विकास हुआ, धीरे धीरे एक सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़े हम, उनका विकास किस प्रकार से हुआ। और जो डार्विन का जो उद्दीप विकास है उसका जो क्रांतिकारी डार्विन का जो उद्दीप विकास है उसका सभी क्षेत्रों पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। सामाजिक और सांस्कृतिक विकासवाद का सिद्धांत अनेक बुद्धिजीवियों के कार्यों का परिणाम है, जिन्होंने विशिष्ट क्षेत्र में कार्य किए। प्रारंभ में जो उद्विकासी थे उनकी मान्यता थी कि संस्कृति का संवर्धन एक सीधी रेखा के रूप में एक निश्चित क्रम में हुआ। विश्व की सभी संस्कृतियां कुछ निश्चित स्तरों से सरलता से जटिलता की ओर, समानता से असमानता की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर गतिशील हुई। उनमें परिवर्तन है वो एक किस प्रकार से हुआ, निश्चित स्तरों में हुआ। उद्विकास के इस क्रम को संस्कृति के विभिन्न भागों जैसे भाषा है, धर्म, परिवार, विवाह, संपूर्ण समाज में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। जो उद्विकासी सिद्धांत है जो डार्विन का, उसमें प्रमुख विद्वान हैं स्पेंसर, टायलर, मॉर्गन, हेडन और ब्रूहल। ये सभी उद्विकासवादी सिद्धांतवादी हैं। डार्विन ने जो उद्विकासवाद का सिद्धांत जो प्राणियों पर लागू किया था, जबकि शेष विद्वानों ने जो भी है, स्पेंसर है, टायलर है, मॉर्गन है, हेडन है, ब्रूहल है, इन्होंने इसी सिद्धांत को, डार्विन के उद्विकास सिद्धांत को समाज व संस्कृति पर लागू किया। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मॉर्गन का मत है कि मानव जाति का इतिहास अपने उद्गम में एक है, अनुभव में एक है और प्रगति में एक है। मॉर्गन कहते हैं कि मानव समाज और संस्कृति का उद्दीप विकास एक सीधी रेखा में सरलता से जटिलता की ओर हुआ। मॉर्गन की पुस्तक है, उसका नाम है एंशिएंट सोसाइटी। मॉर्गन ने मानव समाज के उद्दीप विकास के 3 स्तर बताए: अरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था। और तथा प्रत्येक अवस्था को, जो 3 स्तर बताए उद्दीप विकास के मानव के, उसके प्रत्येक स्तर को निम्न, मध्यम और उच्च स्तरों में बांटा, 3 भागों में बांटा। जो प्रारंभिक अवस्था थी वो अरण्य अवस्था थी। अरण्य अवस्था में निम्न स्तर में, जो अरण्य अवस्था था उसका जो निम्न स्तर था उसमें मानव की उत्पत्ति हुई। मध्य स्तर में उसने आग जलाना सीखा
तथा मछली का शिकार प्रारंभ किया, जो मध्य स्तर अरण्य अवस्था का जो मध्यम स्तर था, और जो उस स्तर था उसमें तीर धनुष का आविष्कार किया। अगली अवस्था थी जो बर्बर थी, उसमें देखिए समाज की दूसरी अवस्था बर्बर अवस्था थी। बर्बर अवस्था में निम्न स्तर में बर्तन बनाने की कला का आविष्कार किया, और जो बर्बर अवस्था की जो मध्यम स्तर था उसमें पशुपालन व सिंचाई तथा कृषि कार्य प्रारंभ किए, और उच्च स्तर में लोहे का प्रयोग होने लगा तथा लोहे के गलाकर हथियार और औजार बनाए जाने लगे। समाज मॉर्गन के अनुसार समाज की जो तीसरी अवस्था है उद्योग विकास की, वह है सभ्य अवस्था। इसके निम्न स्तर में मानव ने भाषा का प्रयोग तथा लेखन कार्य प्रारंभ किया तथा इसी समय व्यापार का भी विकास हुआ। मध्य स्तर पर बड़े पैमाने पर व्यापार और मशीनों का प्रयोग होने लगा, और उस स्तर पर आज की यूरोपीय सभ्यता है जहां पूंजीवाद और समाजवादी व्यवस्था देखने को मिलती है। इस प्रकार मॉर्गन का जो उद्योग विकास का जो सिद्धांत है वह तीन भागों में बटा हुआ, तीन भाग बताए उन्होंने। मानव की उद्योग विकास तीन अवस्थाएं बताई: अरण्य, बर्बर और सभ्य। किस प्रकार से मनुष्य का जन्म हुआ और कहां तक हमने विकास किया। अरण्य से बर्बर अवस्था में गए, बर्बर से हम सभ्य अवस्था में गए। मॉर्गन ने जो अपना ये सिद्धांत दिया था उद्योग विकास का, उसको विवाह, परिवार और नातेदारी के विकास पर भी लागू किया उन्होंने। उनका मत है, मॉर्गन का मत है कि एक विवाह का सबसे ऊंचा स्तर है, जो यौनाचार से प्रारंभ होकर सबसे पहले यौनाचार आया। यौनाचार मतलब कामेच्छा, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ यौन संबंध बना सकता था, यौनाचार अवस्था थी। यौनाचार अवस्था खत्म होने के बाद में समूह विवाह होने लगे, ग्रुप मैरिज होने लगे। उसके बाद में बहुपति विवाह आए, फिर स्वेच्छा से एक विवाह आया, फिर बहुपत्नी विवाह के स्तरों से गुजरा, और जो सभ्य अवस्था आई वह है एक विवाह जो वर्तमान में चलती है। जिस प्रकार से विवाह बंधनों में परिवर्तन के साथ साथ परिवार में परिवर्तन आया। पहले मातृपक्षीय, फिर पितृपक्षीय, फिर द्विपक्षीय स्तरों में परिवार गुजरा, परिवार का उद्योग विकास हुआ। परिवार के उद्योग विकास को मॉर्गन 5 स्तरों में बताते हैं कि परिवार का जो उद्योग विकास है वह 5 स्तरों में हुआ मॉर्गन के अनुसार। वह है रक्त संबंधी परिवार, समूह परिवार, सिंडेशियन परिवार, पितृस्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। इस प्रकार से 5 स्तरों में परिवार है, उसका विकास, उद्योग विकास हुआ। मॉर्गन के अनुसार विवाह का उद्योग विकास हुआ। अब मॉर्गन के बाद में जो उद्योग विकास के सिद्धांत के दूसरे प्रतिपादक हैं वो टायलर हैं। टायलर ने जो उद्योग विकास की अवधारणा है वो धर्म पर लागू की। उन्होंने कहा कि धर्म का उद्योग विकास बहुदेववाद से हुआ, बहुदेववाद से फिर एक देववाद में परिवर्तित हो गया। आदिम धर्म में आत्मवाद में विश्वास किया जाता था, साथ ही पूर्वजों की पूजा भी की जाती थी। अनेक देवी देवताओं की पूजा से ही आगे चलकर एकेश्वरवाद का विकास हुआ। यानी कि पहले बहुदेववाद का प्रचलन था समाज में, और वर्तमान में क्या है, धर्म के अंतर्गत एक देववाद को मानते हैं। इसी क्रम में जो उद्योग विकास की अवधारणा है, डार्विन की, स्पेंसर की, टायलर की, मॉर्गन की, हेडन, तो हेडन ने किस प्रकार से उद्योग विकास को, हेडन ने उद्योग विकास को कला पर लागू किया। तो कहा कि कला का उद्योग विकास यथार्थवादी कला से संकेतवादी कला तथा रेखाचित्र की तरफ हुआ। प्रारंभ में व्यक्ति पेड़, पशु, पक्षी और मानव के चित्र प्रदर्शित करता था। जैसे वे दिखाई देते हैं इतने बड़े चित्र बनाते थे, जैसे पेड़ कितना बड़ा वैसे चित्र बनाए। धीरे धीरे संकेत आने लग गए और फिर रेखा चित्र का विकास हुआ। प्रारंभिक उद्योग विकासियों ने सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को समझने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किंतु वे अधिकांशतः स्वतंत्र उद्योग विकास को प्रकट करने के लिए अतिवादी हो जाते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उद्योग विकास सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं, वो आलोचनाएं देखिए। आलोचना में यह है कि समान सांस्कृतिक तत्वों की उत्पत्ति के समान कारण रहे हों यह आवश्यक नहीं है। मानव इस बात का साक्षी है कि एक ही भौगोलिक पर्यावरण में भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां पनपी हैं।
बहुपत्नी विवाह का जन्म एक स्थान पर स्त्रियों की बहुलता के कारण हुआ तो दूसरे स्थान पर ऐश्वर्य और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण। यानी कि एक ही जगह पर कुछ समाजों में बहुपत्नी विवाह था, यह मान लीजिए दो समाजों में पैरेलल दो समाजों में बहुपत्नी विवाह था, तो एक समाज में हो सकता है कि बहुपत्नी विवाह का प्रश्न इसलिए था कि वहां पर स्त्रियां ज्यादा थी, और दूसरे में यह हो सकता है कि लोग एक से अधिक स्त्रियों के साथ शादी इसलिए करते थे कि उसमें समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनती है, ऐश्वर्य बनता है, इसलिए वो शादी करते थे। उद्विकासवादियों का यह मानना है कि समाज और संस्कृतियां कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरी हैं, परंतु यह बात भी सही नहीं है। आर्थिक विकास के क्रम में सभी समाज शिकार अवस्था से पशुपालन कृषि औद्योगिक अवस्था से गुजरे हों, यह आवश्यक नहीं है। जैसा कि स्पेंसर ने कहा था कि पहले शिकारी अवस्था आई, फिर पशुपालन अवस्था आई, फिर कृषि अवस्था आई, फिर औद्योगिक अवस्था आई। ये कोई जरूरी नहीं है इस प्रकार से क्रम चला हो, क्रम बीच में टूट भी सकता है। इसी क्रम में जो उद्विकास सिद्धांत है उसके आलोचना के बाद नव उद्विकास सिद्धांत समाज में हमारे सामने आया। नव उद्विकास सिद्धांत देखिए उसमें क्या है कि इनकी जो जो उद्विकास की सिद्धांत है उसकी कमियों को दूर करने के लिए नव उद्विकास सिद्धांत का आविर्भाव हुआ। जो नव उद्विकास सिद्धांत है उसका प्रतिपादन लेस्ली व्हाइट व स्टीवर्ट के नाम प्रसिद्ध है। इसमें इन्होंने लेस्ली व्हाइट और स्टीवर्ट ने नव उद्विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका मत है कि उद्विकास एक सीधी रेखा में न होकर अणुवर्त वक्र रेखा में होता है। इसके अनुसार कोई भी सामाजिक संस्था एक विशिष्ट रूप में प्रारंभ होती है, धीरे धीरे वह उसकी विपरीत दिशा की ओर विकसित होती है और आगे चलकर पुनः अपने मूल रूप में मुड़ जाती है, किंतु एक नए और उच्च रूप में। इसके कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे प्रारंभ में सामूहिक संपत्ति पाई जाती थी, धीरे धीरे व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व बढ़ा और आज पुनः राज्य के द्वारा संपत्ति पर सामूहिक अधिकार की धारणा पनपी है। इस प्रकार प्रारंभ में मानव वस्त्रों के अभाव में नंगा रहता था, धीरे धीरे वह समय आया तब जब पूरे शरीर को वह वस्त्रों से ढकने लगा और आज पुनः फैशन के नाम पर कम से कम वस्त्र पहनने लग गए। यौन संबंधों के क्षेत्र में भी इस क्रम को देखा जा सकता है। प्रारंभ में यौन अनाचार की स्थिति थी और मानव पशुओं की तरह यौन व्यवहार करते थे। विकास के दौरान इसकी विपरीत स्थिति आई और एक बार अस्तित्व में आया। आज पुनः विभिन्न दलीलों के आधार पर यौन स्वतंत्रता की पुष्टि करते हैं हम। देखिए जूलियन स्टीवर्ट ने उद्विकास के एक मार्गी सिद्धांत के स्थान पर बहुमार्गी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनकी मान्यता है कि विश्व की सभी संस्कृतियां उद्विकास के समान स्तरों से नहीं गुजरी हैं, बल्कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इनका क्रम भी भिन्न भिन्न रहा है। स्टीवर्ट ने पेरू, मेसोअमेरिका, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की संस्कृतियों का अध्ययन किया और बताया कि ये संस्कृतियां कृषि पूर्व युगीन स्थिति से प्रारंभ होकर क्रमशः प्राथमिक कृषि संस्कृति निर्माण और स्थायित्व कला, क्षेत्रीय विकास और चक्रीय बीजों के अनुक्रम में विकसित हुई हैं। लेस्ली व्हाइट नवविकासवाद और संस्कृतिवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी मान्यता है कि मानव का सांस्कृतिक विकास उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। अपने उपयोग के लिए मानव जो जो ऊर्जा पर नियंत्रण करता जाता है उसकी गति में उसका सांस्कृतिक विकास होता है। इस प्रकार हमने संस्कृति संवर्धन का आज उद्विकासी सिद्धांत का तथा नव उद्विकासी सिद्धांत का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।